हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक स्टोरी टेलिंग टाइप का है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ आई लर्न इंग्लिश, हाउ आई लर्न स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो कहानी शुरू होती है 2017 से 2017, जब मुझे बैंकिंग एंड एसएससी की तैयारी करते हुए लगभग 2-2.5 साल हो गए थे और हर बार मेरा रिज़ल्ट सिर्फ इंग्लिश की वजह से रुक रहा था। तो सोचा कि यार ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं ये ठीक करने का कुछ तो प्रोसेस होगा, कुछ तो सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप किसी फ्रेंड से सीख सको, ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। तो ये प्रैक्टिस बेस प्रोसेस है पूरा, कि आप प्रैक्टिस करोगे जितना आप उसको अपनी डेली लाइफ में लेके आओगे तो ही आप अच्छे से करना सीख पाओगे। तो मेरे दिमाग में आया, मेरे घर के पास में कोचिंग थी, घर के पास नहीं थोड़ा दूर था, तो वहाँ कोचिंग थी जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि वहाँ से पढ़ के मतलब आप अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो थोड़ा ज़िद करके पापा से 1 साल गए। फ़ीस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से, तो 1 साल तो डिले हो गया। पापा बोले नेक्स्ट ईयर कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा और कोशिश की खुद से इम्प्रूवमेंट करने की, लेकिन वो नहीं हुआ मुझसे। फिर मैं उस मीनवाइल जो 1 ईयर था, जो 2016 से लेके 17 तक का जो टाइम था, मैंने खुद से थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं खुद से कितना ट्राई कर सकती हूँ तो मैं करूँ। तो मैंने अपने भाई की बुक्स उठाई जो कि एसएमएस में पढ़ता था, और उसकी जो सोशल साइंस की बुक्स थी, बिकॉज आई लव रीडिंग अबाउट हिस्ट्रीज़। तो मैंने अलग अलग टाइप की हिस्ट्री बुक्स उठानी ही शुरू की उससे, और मैं उसकी रीडिंग इस तरीके से करती थी कि जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा और उसके जो भी वर्ड मुझे नहीं आ रहे थे, अपने फ़ोन में मैंने एक इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी ऐप डाउनलोड किया था। उसमें मैं उस वर्ड का मीनिंग ढूंढती थी हिंदी में, उस वर्ड के ऊपर मैं उसका मीनिंग लिख लेती थी और फिर इस पूरे सेंटेंस को वापस से फ्रेम करके पढ़ती थी, और मुझे पता चलता था कि अच्छा इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि मुझे ये भी नहीं पता था कि एनेक्स का मतलब क्या होता है। एनेक्स का मतलब होता है किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना। और आज का टाइम है ऐसा कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ा चुकी हूँ तब से 2 बार, और इंग्लिश मीडियम बच्चों से कांटेक्ट करना होता है डेली बेसिस पे। वो इंग्लिश में बात करते हैं और मुझे भी इंग्लिश में बात करना होता है। तो ये प्रोसेस था जो मैं खुद पढ़ती थी जो मैंने खुद से अपने लिए जो मैंने ट्राई किया वो ये था। दूसरा ये, फिर जब एक कट टू 2017 स्टार्टिंग में गई थी, मुझे याद है नवंबर दिसंबर का टाइम था, और मैं वहाँ पहुँची। नवंबर दिसंबर नहीं, सॉरी, अप्रैल मार्च का टाइम था। मैंने दिसंबर तक कोचिंग की थी। लगभग 8-9 महीने मैं उस कोचिंग में रही, और उस कोचिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं कहूँगी मेरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी उस पूरी कोचिंग ने, क्योंकि पर्सनैलिटी बेस्ड ही काम ही करते थे वो। आपको स्टेज फेयर अब मेरा एकदम निकल गया था। स्टेज फेयर वैसे मुझे बहुत ज़्यादा था भी नहीं, पहले भी 1-2 बार स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह की थी, तो इतना डर नहीं था। लेकिन स्टेज पे खड़े होके 100 लोगों के सामने इंग्लिश में बात करना, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वो फियर उन लोगों ने निकाल दिया था। उनका सिंपल मोटो था कि आप यहाँ सीखने आए हो, और ये जो 200 बच्चे यहाँ बैठे हैं ये सब भी सीखने आए हैं, इनको भी नहीं आता है, तो वो हंसेंगे नहीं आप पे। वो सिंपल रूल था, और लिटरली वहाँ कोई नहीं हंसता था। मतलब अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो ना, कि मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी है अगर, या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है, तो कोई हंसता नहीं था। तो ये बहुत ही इनकरेज करने वाला प्रोसेस था, और वहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प की। अलग अलग ग्रुप वाइज जितनी आपको इंग्लिश की नॉलेज है, प्रायर नॉलेज जो है आपकी, उसके बेस पे वो लोग ग्रुप डिवीज़न कर देते थे। तो मैं सबसे लोएस्ट ग्रुप से जाते जाते सबसे हाईएस्ट ग्रुप, मतलब 8 महीने में मैं सबसे हाईएस्ट ग्रुप में पहुंच गई थी। और क्योंकि होता है ना इंसान का, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो बहुत डेडिकेशन के साथ, तो वो आप उस चीज़ पे आप खुद भी बहुत एफर्ट करते हो। तो फिर मैंने सोचा चलो ये लोग तो जो सिखा रहे हैं, डेली बेसिस पे बातचीत कर रहे हैं, आप अपना पेयर बना लो, 3-4 लोगों का ग्रुप बना लो, और उनसे आपस में सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना है, हिंदी बात करना अलाउड नहीं है वहाँ पे। अगर आपको बात करनी है तो पूछना होता था कि अगर मुझे इंग्लिश में हिंदी में कुछ पूछना है सर से या मैम से, तो मैं परमिशन लेके हिंदी में बात करनी होती है। मैं आई स्पीक इन हिंदी, देन यू आस्क द क्वेश्चन। तो ऐसा प्रोसेस था वहाँ पे। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। फ़ोन नहीं अलाउड था, फ़ोन स्विच ऑफ करके जमा कर लेते थे वो लोग। और एसीएल नाम था उस कोचिंग का, और लेखराज में है लखनऊ में। जो लोग गए होंगे, जो लोग देख रहे हैं अगर वीडियो वहाँ से रिलेटेड लोग, तो उनको पता होगा कि मैं किस कोचिंग की बात कर रही हूँ। वो आज भी है उसकी बिल्डिंग। मैं जब भी कभी जाती हूँ घर, तो रास्ते में वो पड़ता है, तो दिखता है कि आज भी वो है वहाँ पे। और छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखी थी उन लोगों ने, जिसमें से आप बुक निकालो। ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। वहाँ पे आप छोटी छोटी बुक्स, मतलब पंचतंत्र की कहानियाँ जो होती हैं जिस बुक में, वो बुक्स
उस बुक से लेके फिर शेक्सपियर तक की किताबें वहाँ रखी थी कि आपकी जब नॉलेज बढ़ जाए इंग्लिश की, आपको और डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। फिर ये सब मैं जब मैं सीखती थी, उसके बाद मैं जब घर आती थी तो घर में भाई इकलौता बंदा था जिसको इंग्लिश अच्छे से आती थी। वो मुझसे 6 साल छोटा है, 7 साल छोटा है लगभग। तो मैं उससे कहती थी मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। तो छोटे छोटे फ्रेजेस, सेंटेंसेस में बात करते थे कि पानी पी लिया है तो वांट सम वाटर, तो नो आई डोंट। तो एक एक जो होता है ना तरीका जो होता है बोलने का, वो सीखना शुरू कर दिया था। फिर उसी ने ही मुझे सजेस्ट किया, दीदी आप फ्रेंड्स सीरियल देखो, अमेरिकन सीरियल है, आप सबको पता होगा अगर आप लोगों ने कभी भी हॉलीवुड के कोई भी सीरीज़ देखी है। फ्रेंड्स इज़ द मोस्ट फेमस सीरीज़ देयर। तो मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और मैं आज के टाइम तक मैं फ्रेंड्स की इतनी बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। और उस फ्रेंड्स के एपिसोड देखते देखते, मतलब मैंने फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कम से कम 3 से 4 बार पूरा पूरा देखा है। मतलब फर्स्ट एपिसोड से लेके, फर्स्ट सीज़न से लेके 10वें सीज़न तक के सारे एपिसोड देख रखे हैं कम से कम 3-4 बार। और पहली बार जब मैं देख रही थी तो मैं सबटाइटल्स पढ़ रही थी केवल, और उस सबटाइटल में जो भी मुझे वर्ड समझ में नहीं आता था मैं उसको भी डिक्शनरी में ढूंढती थी, और फिर उस पूरे वर्ड का मतलब समझ में आता था। तो पहली बार जब देखा था तो सही बताऊं तो बहुत सारे जोक्स पे हंसी ही नहीं आई थी, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बात क्या कर रहे हैं लोग आपस में। फिर जब दूसरी बार देखा तो सबटाइटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक स्टोरी ऑलरेडी सेट हो गई थी दिमाग में कि मुझे पता है इस सीन में क्या होने वाला है और क्या बात की है इन लोगों ने। लेकिन दोबारा जब मैंने देखा तो मैंने इन्जॉय करते हुए उन लोगों के सेंटेंसेस को सुनना शुरू किया कि अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं, ये इस बात का ये मतलब था, अच्छा ये टॉन्ट था, ये टॉन्ट वे में था, वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है ना वो सीखने को मिली। और तीसरी बार में तो मैंने सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए देखा था, और आज भी मेरे फ़ोन में छोटी छोटी क्लिप्स उसकी आती रहती हैं और मैं देखती रहती हूँ कि वो जो पूरा प्रोसेस है इंग्लिश बोलने का वो किस तरीके से आया। और तब से ऐसा है कि अब मुझे किसी भी सबटाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन मैं कोई और मूवी भी देखती हूँ तो अगर वो ब्रिटिश एक्सेंट में है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उनका एक्सेंट थोड़ा अलग होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में अगर है तो वो मुझे समझ में आ जाता है विदाउट सबटाइटल्स भी। तो ये था पूरा प्रोसेस सीखने का। फिर उसके बाद जब मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम देने शुरू किए, उसी के बाद ही ऐसा हुआ कि बैंकिंग में फिर मेरा इंग्लिश का जो कट ऑफ होती थी वो मेरी क्लियर होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो एक बेसिक थी, जो बेसिक नॉलेज जो होती इंग्लिश की, वो मुझे उसके बाद से बिल्डअप हो चुकी थी पूरी तरीके से। फिर फिर मुझे उसी के बाद मेरा ये स्कूल में सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ पढ़ाने लगी। ये सब शादी के पहले की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ पे वो पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल था। अब वो मेरे लिए एक समझो कि एग्ज़ाम ही था कि मैं जा रही हूँ सामने और मुझे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना है पूरा। और शुरुआत में मुझे जूनियर क्लासेस दी गई थी, बट कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हुआ कि एक टीचर स्कूल छोड़ के चली गई। वो 10th क्लास की सोशल साइंस की टीचर थी, तो मुझे उनकी जगह पे रख दिया गया। अब मुझसे पूछा गया कि तुम मतलब पढ़ा लोगी ना, सब कुछ इंग्लिश में है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा हाँ हाँ पढ़ा लूँगी। मतलब अंदर से एक था कि मैंने कभी नहीं किया है ये, मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने दिमाग को बता रही थी कि नहीं तुम कर लोगी, तुम्हें आता है, बच्चों को तो तुमसे कम ही आता है ना। तो तुम अगर अगर मुझे कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट कमांड मेरी थी अच्छी, लेकिन इंग्लिश वो बैरियर मैं नहीं बनने देना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी सीवी में एक बार आ गया कि मैंने इस स्कूल में मैंने पढ़ाया है क्लास 10 तक, तो थोड़ा मुझे इसका प्रॉफिट आगे चल के मिलेगा टीचिंग लाइन में। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उसमें, बच्चे बहुत कोऑपरेटिव थे, और मेरा वहाँ से जो कॉन्फिडेंस फिर बिल्डअप हुआ उस तरीके से, वो एकदम अमेजिंग था। मैं खुद भी शॉक्ड थी कि मैं ये पढ़ा ले रही हूँ। फिर शादी हुई। शादी के बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए। घर पे बच्चे आते थे पढ़ने, उनको पढ़ाया, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया और बात की इंग्लिश में। फिर और अच्छे स्कूल में एक जगह सिलेक्शन हुआ शादी के बाद, वहाँ मैंने पढ़ाया। वहाँ तो पूरा प्रॉपर रूल्स थे कि टीचर्स इंग्लिश में ही बात करनी, हिंदी में बात कर ही नहीं सकते हैं। बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं, आप आपस में करो भले ही जो भी मस्ती कर रहे हो या जो भी है, लेकिन आप बच्चों से आपको सिर्फ हिंदी में बिल्कुल नहीं बात करनी, सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। तो वो एक चैलेंज था, और मुझे अच्छा लगा कि कभी किसी ने मैं जब किसी को वहाँ बताती थी कि आपको पता है मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मैं सरकारी स्कूल से हूँ, मैं हिंदी मीडियम में मैं पढ़ी हूँ हमेशा से, इवन ग्रेजुएशन तक मेरा हिंदी मीडियम था, तो लोग बिलीव नहीं करते। फिर एक बार मुझे सीएमएस जैसे स्कूल में इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा
मतलब मेरे लिए बहुत हार्ट वार्मिंग था वो। वहाँ की जो प्रिंसिपल थी RDSO ब्रांच में मैं गई थी इंटरव्यू देने, मुझे पता चला वहाँ पे हिस्ट्री के टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ इंटरनल सोर्सेज से मैं लगा के इंटरव्यू तक पहुँची वहाँ। तो उनसे मैंने प्रॉपर बात की अच्छे से। अब आप अगर आप लखनऊ से हो और आप CMS स्कूल के बारे में जानते हो तो आपको पता है कि वहाँ की जो क्वालिफ़िकेशंस होती है टीचर की, वो CV देख के देते हैं। उन्होंने मेरी CV में देख लिया था कि मेरा सब कुछ UP बोर्ड से था और सब कुछ हिंदी मीडियम से था। उन्होंने मेरे स्कूल का नाम पूछा तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये कहीं एक ड्रॉबैक ना हो जाए मेरी CV के लिए, कि मैं एक आर कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ मैं, और मैं CMS के बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी। उनके दिमाग में कहीं ये ना आ जाए। मैं उस इंटरव्यू देते वक्त मैं बस ये सोच रही थी। फिर उन्होंने जब मेरी CV देखी और उन्होंने मेरे स्कूल का नाम पूछा, मेरा बोर्ड पूछा, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूछी, जो मैंने सब कुछ बताया उनको, तो उन्होंने जो कहा वो मेरे लिए अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट रहा है इन द मैटर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उन्होंने बोला कि आप हिंदी मीडियम से हो? मैंने कहा यस मैम। बोली लेकिन यू डोंट सीम लाइक इन यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम। मैंने कहा मैम आई वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। बोली नहीं, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर आप नहीं बताओ किसी को और अगर अपने आप CV अगर आप किसी को नहीं दिखाओ तो नो बडी विल एवर बिलीव दैट यू कम्स फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा थैंक यू मैम, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो मैम ने कहा नो, आई सी दैट यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड यू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि जो चीज़ आपने बचपन से जो चीज़ आपको आती है उसको चेंज करना किसी और चीज़ में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। तो और ये तो मतलब देखो, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ये एक लैंग्वेज ही है। कल को अगर आप सीखने आओ तो फ्रेंच और स्पेनिश भी सीख सकते हो, लैंग्वेज ही तो है। मतलब कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फिर आप वो बोलना भी सीख जाओगे। लोगों को आती है 4-4 5-5 लैंग्वेजेस बोलना। तो मुझे लगा कि अगर मैंने उसमें इतना हार्ड वर्क किया है, उसमें इतना टाइम दिया और अभी तक दे रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक उस लेवल पे बैठी हुई लेडी वो मेरी तारीफ़ कर रही हैं। वो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस चीज़ को मैं हमेशा फ्लेक्स करती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि CMS की प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ़ की थी कि बेटा तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रही हो, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि तुमने इंग्लिश सीखी हुई इंग्लिश है। क्योंकि वो सीखी हुई इंग्लिश ना लोगों के एक्सेंट में आ जाती है। बीच बीच में पॉज लेना या किसी भी वर्ड को बोलने से पहले सोचना या ग्रामेटिकली सोचना, वो चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से ही जाती है। अब यकीन मानो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आपको साथ में बोलने वाला कोई चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो समझ पाए कोई, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना शुरू कर दो कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इंग्लिश गाने मुझे समझ नहीं आते थे, पर मैं सुनती थी फिर भी। मतलब इंग्लिश वर्ड जो होते थे ना, उसमें वो लोग आधे आधे वर्ड गायब भी कर देते हैं इंग्लिश गानों में। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए सुने इंग्लिश गाने कि मुझे सीखनी है इंग्लिश, मुझे वर्ड आने चाहिए, उसमें फ्रेजेस यूज़ होते हैं, उस फ्रेज़ का क्या मतलब है उस गाने में, मुझे ये सीखने में मज़ा आता था। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया मुझे, क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ना हमेशा से पसंद था। मैं बहुत मतलब कम एज की ही थी तब से मैंने कहानियाँ वानियाँ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा एक टीन एज में आई तो नॉवेल्स खरीद के पढ़ने शुरू कर दी, और हमेशा हिंदी में ही पढ़ती थी क्योंकि हिंदी में फ़ील आता था पढ़ने में और इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब नॉवेल्स ही पढ़नी है तो क्यों ना इंग्लिश में पढ़ी जाए। तो सोचो कितना बड़ा काम होगा वो मेरे लिए कि कम से कम 200-250 पन्ने की तो एक नॉवल होती है कम से कम, ठीक है। और एक नॉवल जो मैं हिंदी में 2 दिन में ख़त्म कर देती थी, वो एक हफ्ता 10 दिन लग जाते थे मुझे पढ़ने में वो नॉवल। लेकिन मैंने मतलब एक होता ना, ठान के रखा हुआ था कि नहीं, इंग्लिश को तो बस ख़त्म करना है यहाँ पे। तो फिर मैंने नॉवेल्स ख़रीदनी शुरू की इंग्लिश में। आज के टाइम पे मेरे पास बहुत सारी इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, और मैं कोशिश करती हूँ इंग्लिश में ही ख़रीदूँ ताकि वो एक रिदम बना रहे मेरा। क्योंकि अभी नहीं मैं कोई जॉब कर रही हूँ, नहीं कोई एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ जिसमें मैं अपनी इंग्लिश को यूज़ कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बुक रीडिंग ही चालू रखते हैं। तो जो भी बुक्स हैं मेरे पास, जो भी मेरी मैं तैयारी करती हूँ जिन भी चीज़ों की एग्ज़ाम्स की, तो मैं कोशिश करती हूँ इंग्लिश में ही पढूँ। लेकिन हिंदी से जो मेरा एक कनेक्शन है ना, मतलब ये तो इंग्लिश का एक स्ट्रगल हो गया। मैंने जो देखा था इंग्लिश सीखने के लिए, उस अलग रीज़न था इंग्लिश सीखने के लिए, पर वो हर फील्ड में मेरे लिए काम ही आया है हर जगह। तो लेकिन हिंदी से जो एक कनेक्शन था ना, कि आज भी अगर मुझे कोई चीज़ याद करनी होती है, अगर सपोज़ मुझे करंट अफेयर पढ़ना है, तो मुझे अगर अगर मैं उसको हिंदी में पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक ही बार में समझ में भी आ जाता है और 2 बार पढ़ने पे याद भी हो जाता है। तो याद करने वाला जो, क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड आपका वही देता है आपको जो आप हमेशा से सीखा हुआ है आपने, ठीक है। तो
हिंदी इस तरीके से काम करती है मेरे लिए। लेकिन अगर आप बोलो कि हिंदी में याद कर लिया और अगर इंग्लिश में आ गया तो वही चीज़ तो पता नहीं गॉड गिफ्टेड है या पता नहीं। मैं हिंदी में याद भी करती हूँ तो भी मुझे इंग्लिश में वो चीज़ समझ में आ जाती है। मुझे पता होता है कि ये चीज़ मैंने हिंदी में पढ़ी थी लेकिन एग्ज़ाम में इंग्लिश में इस तरीके से पूछा है तो हाँ मुझे इसका आंसर पता है, क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश वो मिक्सअप नहीं होता मेरा, सब मैं क्लियर है सब कुछ दिमाग में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहो तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा फोकस लगता है और आप अपना आपका विल पावर ही सब कुछ मैटर करता है वहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप इवन आप ये तो एकेडमिक वाली चीज़ हो गई ना कि मैंने एक नई लैंग्वेज सीखी, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सपोज़ आपको पेंटिंग सीखनी है तो फिर आपको बोर नहीं होना 2 दिन में फिर। ठीक है, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए, मज़ा आएगा तो आप अच्छे से सीख पाओगे, वरना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आगे चल के आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली स्टोरी में फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।